गुड मॉर्निंग 11th क्लास। एक बार फिर हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे धूमिल द्वारा रचित घर में वापसी। घर में वापसी से पहले अगर मैं काव्य पाठ स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं चाहूँगी कि मैं जो धूमिल जी हैं उनके विषय में थोड़ा सा उन पर उनकी जीवन परिचय पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लें। तो बच्चों, प्रगतिशील प्रयोगवादी कवि सुदामा पांडे धूमिल जी का जन्म 1936 में वाराणसी के पास एक गांव है खेवली नामक गांव में हुआ था। उनका जो मूल नाम था, असल नाम था, वो था सुदामा पांडे। उन्होंने धूमिल नामक नाम से जो है कविताएं की हैं और 1958 में ITI में विद्युत डिप्लोमा लेकर वहीं विद्युत अनुदेशक का कार्य प्रारंभ कर दिया। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए मरणोपरांत उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1975 में 39 वर्ष की अल्पायु में ही ब्रेन ट्यूमर से उनकी मृत्यु हो गई। जो उनकी कृतियां हैं धूमिल जी की, वो है जैसे मैं बताना चाहूँगी, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। भाषा शैली की अगर हम बात करें तो उनकी जो भाषा शैली है वो एक नई कविता के दौर की काव्य भाषा की रुमानियत, अतिशय और कल्पनाशीलता से मुक्त है और उन्होंने जो अपनी रचनाओं में संवाद शैली का भी प्रयोग किया है। अब घर में वापसी में अगर हम सार की बात करें कि एग्जैक्टली इस कविता का बेसिक मोटो उनका जो है वो है क्या वो बताना चाहते हैं समाज को, हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। तो बच्चों, घर में वापसी जो कविता है धूमिल की जो प्रमुख कविताएं हैं उनमें से एक मानी जाती है, जिसमें गरीबी से संघर्षरत परिवार की व्यथा और उसकी मार्मिक स्थिति का वर्णन किया गया है। मनुष्य संसार की भागम भाग भरे जीवन में राहत पाने के लिए स्नेह, ममत्व, अपनत्व और सुरक्षा भरे माहौल में घर बनाता है और उसमें रहता है, किंतु इन रिश्तों, नातों व अपनेपन के बीच एक गरीबी की मोटी दीवार खड़ी हो जाती है। ये गरीबी रिश्तों में इतना जर्जर कर देती है, इतना कमज़ोर बना देती है कि उसमें पुनः ऊर्जा का संचार कर पाना मुश्किल जान पड़ता है। अतः कवि एक ऐसे घर की इच्छा प्रकट करते हैं जहां घर में अपनापन विद्यमान हो और गरीबी दीवार की तरह बाधक ना बने। तो रुख करते हैं कविता की ओर। तो सबसे पहले काव्य पाठ करेंगे। काव्य पाठ चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। पिता की आंखें लोह साए की ठंडी शलाखें हैं। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। तो चलिए हमेशा की तरह कठिन शब्दों की ओर रुख करेंगे, थोड़ा कठिन शब्दों को सरल बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बच्चों, यहाँ पर देखिए पड़ाव। पड़ाव की बात करें, पड़ाव का मतलब होता है चरण। अब लोह साए, यहाँ पर सामने ही है आपकी लोह साए, लोहे से बनी हुई भट्टी या औजार बनाने वाली भट्टी। शलाखें दिखाई दे रहा होगा, लोहे की छड़। और दीवट, यहाँ पर है बच्चों दीवट मीन है दिया रखने के लिए बनाया गया स्थान। और दिए यहाँ पर बच्चों दिए का मतलब है दीपक। अगर इसका हम बात करें तो देखिए दिए चलिए मैं बाद में इसकी विशेषता बताऊंगी। तो चलिए व्याख्या की ओर प्रस्थान करते हैं, व्याख्या पढ़ते हैं। लेकिन व्याख्या पढ़ने से पहले हम शुरू करेंगे अपना संदर्भ प्रसंग 11th में, क्योंकि ये इनका जो है व्याख्या लिखने के लिए आती है। तो उसमें सबसे पहले हम जो है संदर्भ से शुरुआत करते हैं। तो संदर्भ पूरी कविता का एक ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो पहले शुरू करते हैं, कैसे हम लोग उसको लिखेंगे। तो हम लिखेंगे बच्चों कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित कविता घर में वापसी से अवतरित है और इसके रचयिता सुदामा पांडे धूमिल जी हैं। अब प्रसंग की बात करें तो बच्चों प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता में कवि ने अपनी माँ,
पिता व बेटी के बारे में बताया है जिन पर गरीबी एवं निराशा का असर दिख रहा है। तो चलिए ज़्यादा समय खराब ना करते हुए रुख करते हैं अपने हिंदी व्याख्या की ओर। तो शुरू करते हैं। कवि इसमें कहना चाहते हैं कि मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। वो कहते हैं कि मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। अर्थ बहुत ज़्यादा संकीर्णता लिए हुए नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि 5 आंखें हैं। कौन कौन किस किस की आंखें हैं? क्योंकि घर में 5 सदस्य हैं तो 5 ही आंखें होंगी। उसमें आंखें हैं, उसकी माँ है, उसकी जो अब सबसे पहले उनकी माँ की आंखों की भी बात करते हैं। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। वो कहते हैं कि 5 सदस्यों में से उसकी एक माँ है। माँ की आंखों की समानता कवि तीर्थ यात्रा पर जाने वाली उस बस के 2 पहियों से करता है जो अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही पंचर हो गई है। अर्थात माँ ने धर्म में जीवन जीते हुए भी असफलता ही पाई है, आंखों में असंतोष है। अतः माँ की जो आंखें हैं गरीबी के कारण असमय ही अपना महत्व और तेज खो बैठी हैं। इसी तरीके से कवि ने अपने पिता की आंखों का भी वर्णन यहाँ पर किया है। वो कहते हैं कि पिता की आंखें लोह साए की ठंडी शलाखें हैं। बेटी की आंखें मंदिर के दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। क्या वो बताना चाहते हैं? इस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। कवि को जो पिता की आंखें हैं वो लोह की उस भट्टी के समान लगती हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे, लोह साए उस लोह की भट्टी के समान लगती हैं जो ईंधन के अभाव में ताप एवं प्रभाव खो चुकी है। अर्थात पिताजी एक ऐसी निर्धनता का जीवन जिया है कि उनकी आंखों में उत्साह व तेज का अभाव दिखाई देता है। पुत्री की आंखों की अगर बात करें, बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। अर्थात जो बिटिया की आंखें हैं उनमें जो दीवट पर जलते हुए पवित्र घी के समान माना है, वो इन आंखों में सरलता निश्चलता का भाव दिखाई देता है। उसमें अभी सांसारिक कष्टों का परिचय नहीं पाया है। अर्थात वो कहीं ना कहीं आशावान है कि जीवन में खुशियाँ आएंगी। माँ की आंखें क्योंकि पूरा जीवन व्यतीत कर चुकी हैं, एक तीर्थ यात्रा शायद उनकी जाने की चाह रही हो, लेकिन उनको वो मौका नहीं मिल पाया, तो उनकी जो आंखें हैं उन्होंने अपनी आस छोड़ दी है। पिता की बात करें तो वो कहते हैं कोई ऐसी भट्टी है जिसमें शायद ईंधन ही नहीं गया और वो अपना प्रभाव कहीं ना कहीं खो चुकी है। यानी वो भी जो उनका संपूर्ण जो जीवन है वो गरीबी में बीता है, तो वो अपना तेज कहीं ना कहीं खोकर निराश है, इस जीवन से निराश है, आशाओं को समाप्त कर चुके हैं। जीवन में जो आशाओं का संचार होता है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। बिटिया अभी बच्ची है, उसे अभी बहुत सुख दुख के विषय में ज़्यादा जान पहचान नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो अभी आशावान है। उसकी आंखों में 2 दिए जल रहे हैं कि जीवन में सुख ज़रूर आएगा, अवश्य आएगा। तो बच्चों अब इसमें विशेष की बात करें कि इसमें विशेष क्या है। बच्चों विशेष इसमें मैंने हमेशा कहा है, जब भी आप पाठ की व्याख्या करेंगे उसमें विशेष ज़रूर लिखिए। उसको और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए, अगर हमारे समय में भी ऐसा ही होता था, जब हम अपनी क्लासेस में अपना स्कूलिंग कर रहे थे, तो हमारे क्योंकि 10th तक ऐसा इस समय CBSE में नहीं है, लेकिन जब हमारा समय था हम लोग भी ऐसी व्याख्या करके उसकी विशेष, काव्य सौंदर्य, कला पक्ष, भाव पक्ष सब कुछ लिखा करते थे। तो विशेष की ओर अगर बात करें तो गरीबी से जूझते लेखक के परिवार का हृदय स्पर्शी चित्रण है। भाषा सरल है, साहित्यिक खड़ी बोली है, और जो इसमें बच्चों बस इतना ही लिखिएगा, बहुत ज़्यादा गूढ़ उसमें जाने का प्रयास नहीं करेंगे। अब काव्य सौंदर्य की ओर प्रस्थान करें तो हम सबसे पहले भाव पक्ष आता है। भाव पक्ष में बच्चों क्या होता है कि उसमें सार क्या है कविता का, उसके भाव क्या है, फीलिंग्स क्या है। तो गरीबी की मार झेल रहे परिवार का एक सजीव चित्रण है। गरीबी का दुष्प्रभाव वृद्धों पर, बूढ़ों पर अधिक पड़ता है, उसका भी इसमें भाव प्रकट हुआ है। इस काव्यांश में ये भी माना है। और अगर हम कला पक्ष की बात करें तो खड़ी बोली का प्रयोग है, राइट। और भाषा प्रतीकात्मक है। पंचर पहिए 2 दिए, इसमें अनुप्रास अलंकार है।
है ना, पंचर, पहिए, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो अनुप्रास अलंकार उसमें पै वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो और दो दिए दै की आवृत्ति हुई है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और बेटी की आंखें दीवट के दिए बताने में का जो कारण है यहाँ पर रूपक अलंकार है। पुराने उपमानों के स्थान पर नए उपमानों का प्रयोग किया गया है। तो मैं समझती हूँ ये आपके लिए समझ में थोड़ा सा आ गया होगा। बार बार इसका काव्य पाठ करेंगे, बहुत सरल भाषा है, समझने में ज़्यादा परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और आता करते हैं तो दोबारा से इसको पूछिए मुझसे।